गरीब का जादुई कूलर। रात का समय होता है। खुशी अपने बिस्तर पर सो रही थी, तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वह गर्मी से परेशान होकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। माँ इस हाथ वाले पंखे से मेरी थोड़ी हवा कर दो। आजा मेरी प्यारी बच्ची, मैं तेरी हवा कर देती हूँ। पूनम ऐसा कहने के बाद खुशी को अपने पास लेटा लेती है और वह हाथ वाले पंखे से पूरी रात खुशी को हवा करती रहती है, जिसके चलते खुशी तो आराम से सो जाती है, लेकिन उसकी माँ पूरी रात परेशान हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पूनम सभी के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है और दूसरी तरफ गर्मी के मारे उसका पसीना निकल रहा होता है। भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। इतनी सड़ी गर्मी के चलते चूल्हे पर खाना बनाना दुश्वार हो गया है। अरे राजू के पिताजी, क्यों ना आप घर में एक पंखा ही लगवा लो। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं जितना कमाता हूँ उसमें से घर का खर्चा ही चल पाता है। अगर मैंने पैसे खर्च किए तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। खैर छोड़िए, ये लीजिए कुछ खा लीजिए। पूनम प्रमोद को खाना खिला देती है, जिसके बाद प्रमोद काम करने के लिए अपना झोला उठाता है और काम करने निकल जाता है। कोशिश करता हूँ कि अब ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, ताकि मालिक मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे सके। प्रमोद फावड़ा उठाकर काम करना शुरू कर देता है। तेज गर्मी की वजह से उसका पूरा शरीर पसीना छोड़ देता है और उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में तो रुका भी नहीं जा रहा। अब और काम करने की हिम्मत भी नहीं है मेरे शरीर में। प्रमोद गर्मी से तड़पता हुआ थोड़ी देर रुक जाता है, तभी उसका मालिक हीरानंद उसके पास आता है और कहता है, अरे जल्दी जल्दी काम कर, अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो दिहाड़ी पूरी नहीं मिलेगी, समझा क्या? मालिक, मैं समझ गया हूँ। इतनी धूप गर्मी के कारण जरा भी रुका नहीं जा रहा है। बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ी सी हवा खाते ही काम दोबारा शुरू कर दूंगा। कोई समय नहीं है तेरे लिए, तेरा रोज रोज का यही ड्रामा होता है। जल्दी से काम करना शुरू कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हीरानंद की ये बात सुनकर बेचारा प्रमोद गर्मी में काम करता रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं, लेकिन प्रमोद का काम खत्म नहीं होता और पूरे 1 घंटे बाद जब वह अपना काम खत्म करके अपने मालिक हीरानंद के पास पैसे लेने आता है, तो वह कहता है, तू इतनी देर से काम खत्म कर पाया है, अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मैंने सभी को पैसे दे दिए हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। अपने हिस्से के पैसे तू कल ले जाना। अरे मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे भूखे प्यासे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? देख प्रमोद, मेरे पास पैसे नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुझे कल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद हीरानंद वहाँ से चला जाता है और बेचारा प्रमोद मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में कूलर की दुकान दिखाई पड़ती है। अरे काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं एक कूलर अपने घर के लिए खरीद पाता। प्रमोद ऐसा सोचकर बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक रास्ते में छोटा सा कूलर पड़ा हुआ नजर आता है। अरे ये क्या? ये कूलर किसका है? कोई आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रमोद थोड़ी देर तक उस कूलर को और आते जाते लोगों को देखता है, लेकिन उसे उसका मालिक कहीं नजर नहीं आता, जिसके बाद वो उस कूलर को उठाकर अपने घर ले आता है। अब इस कूलर को ही ठीक करवा कर घर पर चलाने के लिए दे दूंगा। पूरी रात मच्छर और गर्मी में सोना पड़ता है। प्रमोद जैसे ही पुराना कूलर घर पर लेकर आता है तो सब खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, आप तो सच में कूलर उठाकर ले आए हो। अब तो हमें रात को गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। ये तो इसके चलने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही प्रमोद उसका तार लगाता है, कूलर के अंदर कोई भी हलचल महसूस नहीं होती। इसका मतलब है कि वो खराब होता है। आखिरकार हमारी गरीबी की तरह ये कूलर भी हमें धोखा दे गया। अब एक काम करूंगा, इसे कल कबाड़ी को ही बेच दूंगा। ये सब तो ठीक है, ये बताइए आप सब्जियां नहीं लेकर आए हो, खाने के लिए क्या बनाऊं? मालिक ने आज हमें पैसे नहीं दिए। एक काम करो, रोटी और चटनी ही बना लो। पूनम रोटी और चटनी बना लेती है, जिसके बाद वो सभी चटनी रोटी खाकर सो जाते हैं। रात को उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखो गर्मी की वजह से मेरे घमौरी भी हो गई हैं। अब मैं क्या करूं बेटी, रुक, मेरे पास एक उपाय है। पूनम अपनी एक चुन्नी पानी में भिगोकर लाती है और उसे अपनी बेटी को उड़ा देती है।
जिसके बाद उसे हल्की हल्की ठंडक महसूस होती है। अरे वाह, माँ अब तो अच्छी नींद आएगी। वे सभी सो जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, कूलर के अंदर से एसी की ठंडी ठंडी हवा निकलनी शुरू हो जाती है। अरे ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? मानो जैसे किसी ने एसी चला दिया हो। प्रमोद की नजर अचानक से उस खटारा पुराने कूलर के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से एक अजीब सी पीले रंग की रोशनी निकल रही होती है। इस कूलर के अंदर से रोशनी कैसे निकल रही है? और इस कूलर के अंदर से ऐसी एसी जैसी ठंडी हवा कैसे निकल रही है, जबकि ये तो खराब है। ये देखने के बाद प्रमोद कूलर के पास जाता है और उसे कुछ देर तक देखता ही रह जाता है। तभी अचानक से उस कूलर के मुंह आंख नाक बन जाते हैं। बताओ कैसी लगे मेरी ठंडी ठंडी हवा? ऐसी हवा तुमने कभी नहीं खाई होगी। कूलर को बात करते हुए देख प्रमोद हैरान रह जाता है। अरे तुम इस तरह बात कैसे कर सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई मामूली कूलर नहीं बल्कि जादुई कूलर हूँ, क्योंकि मैं परी लोक से सीधा यहाँ आकर गिर गया। तभी पूनम और खुशी की आंख खुल जाती है और वह दोनों प्रमोद को कूलर से बात करते हुए देख लेते हैं। पिताजी, आप एक कूलर से बात कर रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या ये सच में कूलर है? कहीं मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रही? जादुई कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। जादुई कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो पूरी रात आराम से सोते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, खुशी जादुई कूलर के पास आती है और कहती है, जादुई कूलर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से अपनी ठंडी ठंडी हवा से मुझे ठंडा कर दो। खुशी के इतना कहते ही जादुई कूलर अपना कमाल नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से पूनम और प्रमोद समझ जाते हैं। अरे लगता है ये जादुई कूलर केवल रात के समय ही अपना जादू दिखा पाता है। दिन के समय ये एक साधारण खटारा कूलर बन जाता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चलिए आप काम पर चले जाइए, नहीं तो देरी हो जाएगी, और मालिक से पैसे लेना मत भूलना। पूनम की बात सुनकर प्रमोद काम पर निकल जाता है। वह पूरे दिन मेहनत करता है, जिसके बाद शाम को उसको पैसे भी मिल जाते हैं। उन पैसों से घर का राशन ले आता है और कुछ पैसे बचा लेता है। पूनम, आज तो मैंने कुछ पैसे बचा भी लिए और कुछ पैसों का सामान भी ले आया हूँ। खुशी सुबह से शाम तक कूलर के चलने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कूलर चलता ही नहीं। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और जब 12 बजते हैं तो जादुई कूलर अपने आप ठंडी ठंडी हवा देने लगता है, जिसके चलते खुशी की नींद खुल जाती है। आखिरकार तुम चलने लगे। मैंने पूरा दिन तुम्हारे चलने का इंतजार किया। तुम पूरे दिन क्यों नहीं चल रहे थे? क्योंकि दिन के समय मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और मैं केवल तुम्हें रात को ही आनंद दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से हमारी रात को नींद खराब नहीं होती। हमारे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से खुशी अपने माता पिता के साथ जादुई कूलर की ठंडी ठंडी हवा में रात भर चैन की नींद सोती है। माँ, बचाओ, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। चंदर अपनी पत्नी तुलसी को बड़ी ही बेरहमी से बेल्ट से पीट रहा था। तुलसी का कसूर सिर्फ इतना था कि उस गरीब माँ ने अपनी तीनों बेटियों के भविष्य के बारे में सोचने की गुस्ताखी की, इसलिए उसने बगैर अपने सास और पति से पूछे बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करा लिया। मार और मार चंदर, चमड़ी छील दे। जरा सी ढील छोड़ते ही इस मरजानी को अपने मन मर्जी चलाने की छूट मिल गई। अरे जब इसकी कोख ही बंद हो गई तो अब ये हमारे किस काम की रह गई? पोते की आस तो पूरी होने से रही। घसीट कर निकाल फेंक इस करमजली को, इसकी तीनों बेटियों के साथ घर से बाहर। उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुलसी अपने सामान की गठरी और अपनी तीनों बेटियों 7 साल की तारा, 5 साल की पीहू और 2 माह की मुनिया को लेकर घर से निकल जाती है। तभी पीहू भूख भरी आंखों से अपनी माँ से पूछती है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? तुलसी पीहू के पूछे सवाल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था। वो बस लफ्जों से मौन होकर मन ही मन भगवान से मिन्नत करती है। विधि लिखने वाले विधाता, सुना है तेरी नजर अपने आप इंसानों पर 8 पहर घिरी रहती है। मेरे पास ना तो एक पैसा है, ना कोई ठिकाना पता। मुझे हौसला देना।
कि मैं जिस दलदल से अपनी बेटियों को लेकर निकल चुकी हूँ, मुझे मुड़कर वहाँ ना जाना पड़े। कुछ दूर चलने के बाद तारा हांफते हुए बोलती है, बस माँ, अब और नहीं चला जाएगा, पाँव दुख गए। अचानक तुलसी की नजर मंदिर में बज रही घंटी की ओर घूम जाती है, जिसके बाद तुलसी अपनी तीनों बेटियों के साथ सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी उस गरीब माँ की आंखों के आगे अपनी गुजरी जिंदगी की बीती यादें झांकने लगती है। तुलसी की शादी हाल ही में चंदर से हुई थी, मगर शादी के पहले रोज से ही तुलसी की सास सुधा ने पोते का राग रटना शुरू कर दिया था। बहू, हर घड़ी काम धंधे में क्यों उलझी रहती है? ला दे, ये बर्तन तेरी माँ जी मांज देंगी। तू मेरे बेटे को खुश कर, तभी तो बनूंगी मैं दादी। अपनी सास की ख्वाहिश सुनकर तुलसी का चेहरा शर्म से लाल गुलाबी हो जाता है और बीतते समय के साथ तुलसी गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद सुधा ना अपनी बहू से मीठे मुंह बात करती है और ना अच्छे से पेश आती है। तुलसी बहू, अरे ओ तुलसी बहू, कहाँ है? जी माँ जी, कहिए। अरे कान क्या अपने मायके कोल्हापुर छोड़कर आई है, या जानकर मेरी आवाज अनसुनी कर रही है? वो माँ जी, तारा को भूख लगी थी तो उसी को खिला रही थी। हाँ हाँ, सारा राशन उस निगोड़ी के पेट में ठूस दियो। पता नहीं पेट है कि नदी, जो भरता नहीं, उससे नहीं चलने वाला मेरे घर का राजकाज। मुझे पोते का मुंह दिखा दे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और तुलसी दोबारा गर्भवती होकर बेटी को जन्म देती है, जिसके लिए इस बार तो चंदर भी उस पर चीख चिल्ला पड़ता है। अरे तेरे कोक के बैंक में सिर्फ बेटियों का ही खाता खुलता है क्या? हाँ, जो इस बार भी बेटी पैदा करके मेरी उम्मीद का खाक कर दिया तूने। ये बेटियां पैदा करने पर बैरियर लगा, क्योंकि इस बार मुझे हर हालत में इस घर को चलाने वाला पोता चाहिए, वरना तेरी उन दोनों बेटियों को खौलते दूध में उबाल दूंगी। अपनी दोनों बेटियों को खो देने के ख्याल भर से तुलसी सिहर उठती है, मगर कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। तुलसी ने तीसरी बार भी जब बेटी को जन्म दिया तो उसके पति और सास ने ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी बेटियों को भी दाने दाने पर आफत कर दिया। दिन ढलता गया। भूख के कारण तुलसी की दोनों बेटियां सूख कर आधी हो गई थी। जैसे तैसे मुनिया को माँ का दूध मिल रहा था, मगर तुलसी को खाना न मिलने के कारण दूध भी नहीं मिलता है। तारा दीदी, मुनिया क्यों रो रही है? क्या उसे भी हमारी तरह भूख लगी है? मुनिया को भी बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो दादी से कुछ खाना मांगते हैं। कई दिनों की भूखी प्यासी पीहू और तारा अपनी दादी के पास आकर खड़ी होकर उसे स्वादिष्ट खाना खाते देखकर भूख भरी नजरों से उसे देखने लगती है। तुम दोनों बहनें क्या करने आई हो यहाँ? चलो भागो यहाँ से। दादी माँ, अपने हाथों से हमें थोड़ा खाना खिला दो ना, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है दादी। और दादी माँ, हमें थोड़ा सा दूध भी दे देना, मुनिया को बहुत जोरों की भूख लगी है। सख्त दिल सुधा अपनी नन्ही पोतियों की आंखों में उतरी भूख को अनदेखा करती हुई उन्हें जोरदार थप्पड़ मारकर अपने कमरे से बाहर धक्का मारकर बोलती है, तुम निखट्टू लड़कियों को खाना देने से भला मैं सारा खाना कुत्तों के आगे परोस दूं, और मेरा बस चले तो तुम्हें जहर की घुट्टी घोलकर पिला दूं, फिर हमेशा के लिए भूख की आग बुझ जाएगी। अपनी दादी सुधा देवी की दरिंदगी देखकर भूख से तमतमाई उन बच्चियों की आंखें भीग जाती है। ऐसे ही दिन ढलता जाता है और बिगड़ते हालात को देखकर तुलसी बोलती है, हे भगवान, इस घर के लोगों के अंदर से जैसे इंसानियत मर ही गई है। ना तो मेरी सास का सताव खत्म हो रहा है, ना ही मेरा पति मेरी बेटियों का हाल पूछ रहा है, मगर मुझ माँ ने तो इन्हें अपने खून से सींचकर 9 महीने अपने गर्भ में ढोया है, तब जाकर ये दुनिया में आई है। इससे पहले कि मेरी बेटियां भूख से दम तोड़ दे, अब मुझे ही मेहनत करनी होगी। और उस रोज तुलसी अपने सास और पति को घर पे ना पाकर चोरी छिपे बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करा लेती है, जिसकी सजा उसे और उसकी बेटियों को छत छीनकर भोगना पड़ता है। तुलसी अपनी तीनों बेटियों के साथ सड़क की ठोकर खाते यूं मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाती है। क्या तुलसी अपनी तीनों बेटियों की भूख को मिटा पाएगी, उनका भविष्य संवार सकेगी? ये देखने के लिए हमें कहानी को आखिरी कड़ी से जोड़ना होगा। अगली सुबह जब तुलसी और उसकी तीनों बेटियों की आंखें खुलती है तो मंदिर में भंडारा बंटता देखकर तुलसी अपनी बेटियों को भरपेट खाना खिलाती है। अरे माँ, ये पूरी और सब्जी कितनी स्वादिष्ट है। आज तो हमें पेट भर खाना नसीब हुआ है। हाँ पीहू, देखो हमारी छुटकी सी मुनिया भी कैसे हलवे की मिठास का मजा चख रही है। तारा, पीहू, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, मेरे पीछे से तुम मुनिया का ख्याल रखना। हाँ माँ, आप जाओ, मैं और पीहू मुनिया का पूरा ख्याल रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे।
इसके बाद तुलसी काम की तलाश में निकल पड़ती है और दिन भर की कोशिश के बाद अचानक उसकी नजर चल रहे मलबे के काम पर घिर जाती है। साहब, मुझे भी कोई काम दे दीजिए। मुझ पर मेरी 3 बेटियों की भूख और भविष्य की जिम्मेदारी टिकी है। यकीन दिलाती हूँ कि मेरे काम में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तुलसी की आंखों में रोजगार की भूख देखकर वहां का मालिक सुखदीप उसे काम पर रख लेता है। हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम ये काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप नहीं जानते ये काम मेरे लिए कितना जरूरी है। मुझे शुक्रिया मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। ये बगल में मलबे का काम कर रहे मजदूरों को रहने के लिए बंदोबस्त है। तुम अपनी बेटियों को भी यहीं ले आओ। ये सुनकर तुलसी की खोई हुई आशा लौट आती है और वो अपनी तीनों बेटियों के साथ मजदूरों से भरी उस कैंप में रहने लगती है, जिससे उसके सर से खोई हुई छत वापस मिल जाती है। और उस दिन के बाद से फिर कभी भी उस गरीब माँ की बेटियों को भूख की भट्टी में नहीं झुलसना पड़ता। और साथ ही अपनी माँ की मेहनत को देखकर तीनों बच्चियां भी खूब मन लगाकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और इस तरह हालात उनके बस में हो जाता है।